नमस्कार, आपका स्वागत है आज की बात में। पार्लियामेंट में कल महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल आने वाला है, लेकिन इस पर सियासत आज से ही शुरू हो गई। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ लामबंद हो गया है। कांग्रेस समेत सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा है कि वो महिला आरक्षण के सपोर्ट में है, लेकिन डीलिमिटेशन बिल का विरोध करेंगे, डीलिमिटेशन बिल के खिलाफ वोट करेंगी। सरकार का दावा है कि जो संविधान संशोधन बिल लाया जा रहा है वो 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण सिर्फ दिखावा है। सरकार का इरादा सेंसस के ताजा आंकड़ों के बिना ही डीलिमिटेशन कराना है, जिससे बीजेपी और उसके साथी दलों को फायदा हो। डीएमके, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का इल्जाम है कि बीजेपी संविधान संशोधन के जरिए दक्षिण भारत की सियासी ताकत को खत्म करना चाहती है। अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ तो नॉर्थ इंडिया के राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण के राज्यों की सीटें घटेंगी, और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के लोगों से सड़क पर आने को कहा है। स्टालिन ने कहा है कि बीजेपी देश में राज्यों के बीच लड़ाई करवाना चाहती है। पिनराई विजयन ने कहा कि बीजेपी साउथ के राज्यों की ताकत घटाकर अपनी सत्ता को स्थायी बनाना चाहती है, क्योंकि साउथ में बीजेपी को सीटें नहीं मिलती। लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। संसद में चर्चा के दौरान सरकार सारी कंफ्यूजन दूर करेगी, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर विपक्ष में नाराजगी क्यों है? क्या विपक्ष डीलिमिटेशन का बहाना बनाकर महिला आरक्षण को रोकना चाहता है, या सरकार महिला आरक्षण की बात करके डीलिमिटेशन के झगड़े से बचना चाहती है? इस पर बात करेंगे आज की बात में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल संसद में सरकार कौन कौन से बिल रखेगी और विपक्ष को इन पर क्या एतराज है। 2029 में महिला आरक्षण लागू करने के लिए संसद की विशेष बैठक कल से शुरू होने जा रही है, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें आज ही खिंच गई। विपक्ष ने दो टूक लफ्जों में कह दिया है कि वो महिला आरक्षण के सपोर्ट में है, लेकिन सरकार ने डीलिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो बिल पेश किए हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं। इसलिए विपक्षी दल पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। 3 दिन चलने वाली संसद की कार्रवाई में सरकार 3 बिल पेश करने वाली है। 131वां संविधान संशोधन बिल, डीलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल और यूनियन टेरिटरीज एक्ट अमेंडमेंट बिल। इन बिल्स पर लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का वक्त डिसाइड किया गया है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी चर्चा में भाग लेंगे और चर्चा का जवाब गृहमंत्री अमित शाह देंगे। सरकार का कहना है कि इन विधेयकों को पारित कराने का मकसद संसद में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन को 2029 से लागू करना है। इसके लिए संविधान बदलने की जरूरत होगी, क्योंकि 2023 में जो नारी शक्ति वंदन कानून पास हुआ था उसमें पहले सेंसस, फिर सीटों का डिलिमिटेशन और फिर महिलाओं को रिजर्वेशन देने का प्रावधान है। अगर इस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा तो महिलाओं को 2034 से पहले आरक्षण नहीं मिल पाएगा। सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिले। इसलिए मौजूदा जनगणना के नतीजे आने का इंतजार करने के बजाय लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन 2029 के लोकसभा चुनाव से ही दे दिया जाए। मजे की बात यह है कि विरोधी दल महिलाओं को रिजर्वेशन का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो संविधान संशोधन जरूरी हैं उसके खिलाफ हैं। सरकार ने संविधान संशोधन बिल की कॉपी कल सभी सांसदों को दे दी थी। इसके बाद आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कांग्रेस के बड़े नेताओं के अलावा डीएमके से टीआर बालू, आरजेडी से तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से संजय राउत और अरविंद सावंत, शरद पवार की एनसीपी से सुप्रिया सुले, सीपीएम से नीलोत्पल बासु, सीपीआई से एनी राजा, स्वतंत्र राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एनके प्रेमचंद्रन, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मीटिंग में वर्चुअली जुड़े थे। मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विरोधी दलों को सरकार की नीयत पर शक है। सरकार विमेंस रिजर्वेशन की आड़ में डीलिमिटेशन करके देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तहस नहस करना चाहती है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इसका विरोध करेगा। खड़गे ने कहा कि महिला आरक्षण सिर्फ दिखावा है। असल में मोदी सरकार डीलिमिटेशन की अनलिमिटेड और अनचेक्ड पावर अपने हाथ में लेना चाहती है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खड़गे ने कहा कि अगर सरकार सच में महिला आरक्षण को तुरंत लागू करना चाहती है तो डीलिमिटेशन का इंतजार करने की बजाय लोकसभा की मौजूदा संख्या में से ही 33% सीटें रिजर्व कर दे। विपक्ष इसका समर्थन करेगा। We all are in favor of women's reservation bill.
And secondly, that delimitation, they are also playing some tricks. Therefore, all party, we are going to take one stand. We unitedly should fight in Parliament and all opposition parties unitedly. The way in which they have put in the bill, whether it is delimitation, whether they have not even cleared census and almost all powers of the Constitution, the executive is taking. And mostly the power which can be executed by the institutions, the Parliament they have given, so that they can change delimitation at any time. And they have done mistakes, or they have already deceived us in our Assam and also our Jammu and Kashmir, several places. So therefore, we will fight unitedly on that issue. मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि विपक्षी दल महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह सरकार ने महिला आरक्षण को डीलिमिटेशन से जोड़ दिया है, उससे उसके इरादों पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर और असम में डीलिमिटेशन के दौरान सरकार अपनी बदनीयती दिखा चुकी है। इसलिए सभी विपक्षी दल इस बिल का विरोध करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया। इसमें महिला आरक्षण के सवाल पर सोनिया गांधी के पुराने बयान और कांग्रेस का स्टैंड बताया। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा सरकार ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ओबीसी का हक मारने के लिए लाई है। इससे छोटे राज्यों का, साउथ के स्टेट्स का नुकसान होगा। और जहां तक महिला आरक्षण का सवाल है, तो सरकार इसको तुरंत इंप्लीमेंट कर सकती है। अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। इनका जो प्रपोजल है, इसमें एक और बहुत खतरनाक चीज हो, अगर जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए, तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए। उनको भयंकर नुकसान होने वाला है और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, 2026 के सेंसस के बेसिस पे कीजिए, 2011 के सेंसस के बेसिस पे मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का कोई डेटा नहीं है। और अगर आप सचमुच में विमेंस बिल इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो आपके पास विमेंस बिल पड़ा हुआ है, उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। लोकसभा सीटें बढ़ाने का सबसे ज्यादा विरोध दक्षिण के राज्य कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने तो चेतावनी दी है कि अगर मोदी सरकार ने जबरदस्ती सीटों का डिलिमिटेशन लागू करने की कोशिश की तो पूरा तमिलनाडु सड़कों पर होगा और इस विरोध की अगुवाई वो खुद करेंगे। स्टालिन ने आज अपनी पार्टी के सांसदों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव होने के बावजूद उनकी पार्टी के सांसद पार्लियामेंट सेशन में भाग लेंगे और सरकार का पूरी ताकत से विरोध करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी प्रस्तावित संविधान संशोधन को देश की राजनीति बदलने वाला करार दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि डिलिमिटेशन का मौजूदा प्रपोजल असल में साउथ के राज्यों की ताकत कमजोर करने के लिए लाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी संविधान संशोधन बिल का विरोध किया। कहा कि साउथ के जिन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, तेजी से आर्थिक विकास किया, उन्हें मोदी सरकार इस डिलिमिटेशन बिल से सजा देना चाहती है, क्योंकि अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई तो देश की केंद्रीय राजनीति में साउथ की स्टेट्स की पॉलिटिकल पावर कम हो जाएगी। यूपी और बिहार जैसे वो राज्य जो अपनी जनसंख्या को काबू में नहीं कर पाए, उनकी सीटें बढ़ाकर उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। हालांकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने साउथ के राज्यों से अपील की है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं को आरक्षण देने के प्रस्ताव का समर्थन करें। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु डिलिमिटेशन के मौजूदा प्रस्ताव के सख्त खिलाफ हैं।
It is a black day for Tamil Nadu because we don't see the necessity of combining and clubbing the women's reservation bill with the delimitation bill, and there's no clarity on how delimitation will be done, and states which have comparatively lesser population, because we had a better administration, we are going to suffer. And the union government keeps saying that we will be taken care of, but we see nothing like that in the bill ensuring that the southern states and states which have reduced the population rate to be taken care of. So we are worried, and especially if you're going to go by the 2011 census, it will affect the southern states very badly, and the number of seats will be reduced. डीएमके सांसद कनी मोई ने कहा कि यह तमिलनाडु और दक्षिण के सभी राज्यों के लिए काला दिन है, क्योंकि बीजेपी सरकार दक्षिण के राज्यों को उनकी तरक्की के लिए दंडित करने की तैयारी कर रही है। इसका नुकसान तमिलनाडु और दक्षिण के दूसरे राज्यों की जनता को होगा, और इस अलोकतांत्रिक फैसले का डीएमके पूरी ताकत से विरोध करेगी। अब सवाल यह है कि विरोधी दलों को सरकार की नीयत पर शक क्यों है? संविधान संशोधन बिल में ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है? असल में सरकार के प्रपोज्ड बिल में इस बात का जिक्र नहीं है कि किस राज्य की कितनी सीटें बढ़ेंगी। सिर्फ यह बताया गया है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 कर दी जाएगी। सीटों के निर्धारण के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, जो जनसंख्या के लेटेस्ट अवेलेबल आंकड़ों के आधार पर सीटों का बंटवारा और फिर उन क्षेत्रों का निर्धारण करेगा। जनसंख्या के अवेलेबल आंकड़े 2011 के सेंसस के ही हैं। प्रस्तावित विधेयक में यह भी प्रावधान है कि सीटें बढ़ाने और उनका बंटवारा करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सामान्य बहुमत से बिल पास कराना होगा। राज्यों की सीटों के डिलिमिटेशन की संवैधानिक व्यवस्था खत्म करके उसको भी पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी से पास कराने का प्रस्ताव है, जिसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन को यह अधिकार होगा कि वो जनगणना के किसी भी आंकड़े को आधार बना सकेगा। सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होने का मतलब यह है कि सरकार को अपनी मर्जी का कोई प्रस्ताव पारित कराने के लिए अब 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होगी। और अगर 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया तो साउथ के राज्यों का पॉलिटिकल वेटेज घट जाएगा। उनकी टोटल सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन लोकसभा में उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। As per the present law, the existing law, what is the census? What is the population? Population is as determined or as prescribed in the Constitution, Clause 3 of Article 81. By virtue of Clause 3 of Article 81, it is very clear that the previous census, the precedent census has to be taken into consideration for determining the population. But now by this delimitation bill as well as the Constitution Amendment Bill, they are amending Clause 3 of Article 81, and thereby they are making a new provision that the Parliament will make a law, and thereby what is the census, what is the population will be described. That means government will be at liberty with a simple majority, so that they can control the country as a whole. If you see the equation in North Indian states, it will be huge number of increase in the number of seats. But as far as South Indian states are concerned, it will be decreasing, because they have scientifically implemented the national program of the government of India. That is, the population control program is well implemented in the states, South Indian states. They will be punished without having adequate representation in the parliament. Means it is totally anti-democratic, and that is the reason by which we are strongly opposing this bill, Constitution Amendment Bill, by which the delimitation is going to take place. आरएसपी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन कह रहे थे कि अभी जो कानून है उसमें यह लिखा हुआ है कि सीटों का बंटवारा पॉपुलेशन के आधार पर होगा, और पॉपुलेशन जनगणना के ताजा उपलब्ध आंकड़ों को माना जाएगा। लेकिन सरकार अनुच्छेद 81 की धारा 3 को बदलकर यह अधिकार संसद को, मतलब खुद को देना चाहती है कि किस जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा हो, और फिर सरकार इसका मिसयूज करके अपने आप को ज्यादा सियासी पावर देने की कोशिश करेगी। चूंकि सरकार ने संविधान संशोधन करके नारी शक्ति वंदन एक्ट पारित किया था, इसलिए उसमें बदलाव के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना होगा। संविधान संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। लोकसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या 540 है, जिसके हिसाब से 2/3 बहुमत 360 सीटों का बनता है।
एनडीए के पास इस वक्त 292 सांसद हैं, विपक्ष के 233 सांसद हैं। 15 एमपी ऐसे हैं जो किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं है। अगर ये सभी 15 सांसद सरकार का समर्थन कर भी दें तो भी सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है। इसलिए यह संविधान संशोधन पारित करने के लिए सरकार को विपक्ष के सहयोग की जरूरत होगी, तभी लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं और महिला रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है। लेकिन विरोधी दलों का जो रुख है उससे लगता है कि इस संविधान संशोधन बिल को पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। जो हमारा तजुर्बा रहा है, कहने के लिए तो ये कहते हैं ना, अब डिलिमिटेशन से फायदा होगा, लेकिन उस डिलिमिटेशन के तहत एक पार्टी और उसके कुछ चाहने वालों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। यहाँ जो सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसी के नक्शे खींचे गए, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ वोटरों को हटा के दूसरी जगह लाया गया, मकसद सिर्फ यही था कि किसी न किसी तरह बीजेपी और बीजेपी के जो दोस्त हैं उनको फायदा हो। अगर ये बिल उसी मकसद से लाया जा रहा है कि आखिरकार इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को हो, आम वोटर को ना हो, तो वो हमें देखना होगा। हालांकि सरकार की तरफ से ऑपोजिशन की आशंकाएं दूर करने की कोशिश की जा रही है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की नीयत साफ है, महिलाओं को उनका हक देना चाहती है। विपक्ष के नेता भी महिला आरक्षण का सपोर्ट करने का दावा कर रहे हैं। अगर विपक्ष की नीयत साफ है तो उन्हें सरकार की इस बिल को सपोर्ट करना चाहिए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दक्षिण के राज्यों के साथ भेदभाव की जो बातें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इस तरह के झूठे दावों से महिला आरक्षण का रास्ता नहीं रोका जा सकता। हम महिला को कब से 95-96 से वायदा करते आ रहे कि हम रिजर्वेशन देंगे, कोई कुछ नहीं हुआ। बीच में 2010 में कांग्रेस पार्टी के सरकार जब दिल्ली में चला, राज्यसभा में नाम के वास्ते पारित कर दिया, जबकि उनको तब ही मालूम है लोकसभा में पारित नहीं हो पाएगा, मगर बोले कि हम प्रयत्न किए। और उन्हीं के अलायंस पार्टनर ने बोला कि बाल काटा हुआ महिला के लिए सीट जाएगा, सबके लिए नहीं मिलेगा। ऐसे बयान, फुसूल का बयानबाजी करके उसको पारित करने नहीं दिए। इसीलिए मोदी जी का संकल्प है महिलाओं के लिए ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सभी स्टेट पार्टी से बात कर रहे हैं, हम पारित करवाएंगे। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि अगर सरकार की नीयत साफ होती तो महिला आरक्षण 2024 के लोकसभा चुनाव में ही लागू हो सकता था। आरजेडी के नेता मनोज झा ने कहा कि इस बिल की टाइमिंग सरकार की मंशा जाहिर करती है, इसे चुनावी फायदे के लिए लाया गया है। मनोज झा ने कहा कि सरकार साफ साफ ये क्यों नहीं बता रही है कि सरकार ने किस डेटा के आधार पर लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने का फैसला किया है। कोई वैज्ञानिक अध्ययन हुआ? मतलब ये सरकार चल रही है व्हाट्सएप से। हमको आज तक नहीं पता, कल मैंने पढ़ा पूरा मसौदा। मतलब अगर आपका अटेम्प्ट है कि देश में एक आइडिया के लेवल पे बाल्कनाइजेशन कर दें तो आप कुछ भी कर बैठे। वुमेन रिजर्वेशन किसी का विरोध था? हमारी कुछ मांग थी, कोटा विद इन कोटा, वो मांग आज भी रहेगी। और प्रधानमंत्री जी आप आज हैं, कल को कोई और होगा, उसको लागू करना होगा। तो आप कर क्या रहे हैं? आपने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। इस गंभीर मुद्दे पे खबरें सोर्सेस के हिसाब से चल रही हैं, चिट्ठियां निकलवाई जा रही हैं, फलाना भूतपूर्व राष्ट्रपति, चिलाना ये, कल को क्रिकेट प्लेयर, ये सब लिखेंगे। किसी ने विरोध तो नहीं किया ना उस पर। हमें दिक्कत है आपके तौर तरीके से, आपके इस मसौदे से। कैसे तय किया कि ये ईयर को नहीं लेना है? क्यों तब कहा था कि 27 में ये सोचेंगे? वुमेन रिजर्वेशन तो इमीडिएट लागू हो सकता था, इमीडिएट। आज करिए। सरकार ने विरोधी दलों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की। बार बार सरकार भरोसा दिला रही है कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। हर राज्य में लोकसभा की सीटें 50% बढ़ा दी जाएंगी। मतलब अगर तमिलनाडु में अभी 39 सीटें हैं तो वो बढ़कर 59 हो जाएंगी। केरल की 50% सीटें बढ़ी तो लोकसभा में उसकी संख्या 20 से बढ़कर 30 हो जाएगी। सरकार इस बात को सदन में भी स्पष्ट करेगी। आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सारे दल सरकार के साथ आकर देश की महिलाओं को उनका हक देंगे।
In Nari Shakti Vandan Adhiniyam, every party is together. Primary objective of providing reservations to the women in the Parliament of India and assemblies of the states, no political party will oppose it. And Honorable Prime Minister has expressed his gratitude to all the political parties for coming together in the national interest. Because women reservation cannot be a political issue. We have waited for 40 years. We can't afford to wait for another year or another decade. It will be extremely painful if we further delay the women reservation process. I feel this proposed bill is absolutely balanced, well thought of, and which will take care of the aspiration of every region, every state. So there is no scope for any criticism. I have reached out to every political party and nobody is sounding negative. Everybody is sounding very positive. So I feel proud that today Indian society is coming together and all the MPs are coming together for the cause of women empowerment. किरण रिजिजू ने डिलिमिटेशन के मुद्दे को टालते हुए सिर्फ महिला आरक्षण बिल पर जवाब दिया। कहा कि देश के सारे दल इस बिल के समर्थन में हैं, ये अच्छी बात है और जो बिल लाया गया है वो देश हित में है, इससे सभी राज्यों का भला होगा। देश हित के मुद्दे पर सारे दलों का इकट्ठा होना अच्छी बात है। सरकार विरोधी दलों को समझाने की कोशिश कर रही है। किरण रिजिजू ने सारे दलों के नेताओं से खुद बात की है, लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग की, संविधान संशोधन बिल का विरोध करने का ऐलान किया, अब उससे साफ है कि सरकार को विपक्ष का समर्थन मिलना मुश्किल है। लेकिन सरकार ने महिला आरक्षण की बात की है और कोई पार्टी इसका विरोध कर नहीं पाएगी। इसलिए आज खड़गे हों, ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, मनोज झा हों या और कोई लीडर हो, सबने बार बार कहा कि वो महिला आरक्षण के समर्थन में हैं और सरकार यही कहेगी कि अगर विपक्ष महिलाओं को उनका हक देना चाहता है तो सरकार का समर्थन करे, संविधान संशोधन बिल को पास कराए। अब ऑपोजिशन इसका क्या जवाब देगा, यह आपको कल पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में आज तृणमूल कांग्रेस को परेशान करने वाली दो खबरें आईं। कोल स्कैम मामले में ईडी का एक्शन जारी है। चुनावी माहौल के बीच ईडी ने कोल स्कैम के केस में करीब 160 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज सीज कर ली हैं। इससे पहले ईडी करीब 322 करोड़ की प्रॉपर्टीज भी जब्त कर चुकी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनकी गाड़ी की चेकिंग हुई। सेंट्रल फोर्सेज ने एयरपोर्ट पर उनकी गाड़ी चेक करने की कोशिश की। ममता ने कहा कि उन्हें चेकिंग से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है और मुख्यमंत्री की गाड़ी चेक कर सकता है तो प्रधानमंत्री की गाड़ी भी चेक होनी चाहिए। बीजेपी होल पावर को, आइन कानून को छोड़ के बंगाल को जलाने आया है। आज दमदम एयरपोर्ट में हमारा गाड़ी का पास में भी आया सेंट्रल फोर्स। मैंने बोला क्या चेक करो, चेक करो, हम चाहते हैं तुम हमारा गाड़ी भी चेक करो। अगर तृणमूल का ऑल लीडर को चेक होगा तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं होगा? क्यों सीआरपीएफ का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों होम मिनिस्टर का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों बीजेपी का गाड़ी चेक नहीं होगा? खाली तृणमूल को होगा। ऐसा ही इलेक्शन चलेगा? क्या चल रहा है देश में? देश को खतरे में डाल के आप लोगों ने सेंट्रल मिनिस्टर रुपया लेके आते हैं। आपका सेंट्रल फोर्स का गाड़ी में क्या क्या आते हैं मेरे को पता है। If you have the guts, you check my car every day before checking to anybody else. आज भी आप दमदम में आए थे, मैंने छोड़ दिया, लेकिन आप भाग गया। आए थे तो मैं खुश हुआ कि हम बीजेपी लेके माफिक, हम चोर डकैत नहीं हूं, हम राजनीति करते हैं। एक पैसा भी सैलरी हम गवर्नमेंट से नहीं लेता है, इसको समझना चाहिए। एक कप चाय भी हम किसी से पीते नहीं है। ये झूठा गद्दारी कितना दिन चलेगा? आज बंगाल में नया साल मनाया जा रहा है। पूरे बंगाल में पोगला बैसाख की धूम है। ममता बनर्जी ने भी नए साल पर लोगों को संबोधित किया, बधाई दी और साथ साथ बीजेपी से सावधान रहने को कहा। ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से कहा कि बीजेपी ने दिल्ली की सारी एजेंसीज को चुनाव में लगा दिया है। लोगों को धमकी दी जा रही है और इसका बदला बंगाल की जनता को लेना है। दिल्ली जमीदारরা অনেক অত্যাচার করছে, ভোট কাটছে, অধিকার অনধিকার প্রয়োগ করছে এবং বিজেপি ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন সব এজেন্সি দিয়ে বাংলার উপর জুলুম অত্যাচার করছে।
এই অত্যাচারের বদলা নিয়ে দাঙ্গা নয়, রক্ত নয়, সন্ত্রাস নয়, অত্যাচার নয়। ওরা অনেক চমকাচ্ছে দিল্লি থেকে, কোনো চমকানি নয়। আসুন আমরা নতুন ভোট নিয়ে আসি, শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে, সংস্কৃতির বার্তা দিয়ে, সকলকে ভালোবেসে এই বাংলাকে যদি ভালো রাখতে হয় তাহলে মনে রাখবেন। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली के जमींदार अत्याचार कर रहे हैं, वोट काट रहे हैं। ये लोग आपके अधिकार क्षेत्र से, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी के वैनिश वॉशिंग मशीन ने सारी एजेंसियों को अत्याचार करने के लिए मैदान में उतार दिया है, इसलिए सावधान रहिए। तृणमूल कांग्रेस को वोट दीजिए, हर जुल्म हर अत्याचार का बदला लेना है। ममता कह रही थी कि दिल्ली से लोगों को धमकाया जा रहा है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम सब मिलकर नई सुबह की शुरुआत करेंगे और लोगों को मोहब्बत का पैगाम देंगे। ममता ने लोगों को नए साल की बधाई दी, लेकिन वो न्यू ईयर के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई और बीजेपी ने इसे भी मुद्दा बना लिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता को न बंगालियों की फिक्र है, न उनके बांग्ला कल्चर से कोई लेना देना है। शुभेंदु ने कहा कि बंगाल की संस्कृति को सिर्फ बीजेपी बचा सकती है और ममता बनर्जी भी समझ गई हैं कि अब उनकी विदाई तय है। हम लोग आज बंगाली न्यू ईयर मना रहा है, ममता बनर्जी नहीं बना रहा है। जनता तैयार है, सब कमल छाप, हर घर भगवा छाएगा, राम राज्य आएगा। वो प्रतीक जैन उठा लेना चाहिए। ये लोग भ्रष्टाचारी है, ये ब्रोकर है, बंगाल को बर्बाद करने आया है, लूट रहा है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी भी ममता बनर्जी पर तीखे हमले कर रहे हैं। ओवैसी ने 11 सीटों पर कैंडिडेट दिए हैं। हुमायूं कबीर से अलायंस तोड़ने के बाद ओवैसी अकेले अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कैंपेन कर रहे हैं। आज वो आसनसोल में थे, वहां उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी घड़ियाली आंसू बहाती हैं। हकीकत यह है कि SIR में मुसलमानों के वोट ममता की वजह से कटे। अगर ममता बनर्जी की सरकार लोगों के डॉक्यूमेंट्स रेडी करा देती तो किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटता। सरकार में आप है, मुख्यमंत्री आप है, सत्ता आपके पास है, गवर्नमेंट आपके पास है। अगर आप उन गरीब लोगों की मदद करते, उनका नाम जलाने के लिए उनके लिए डॉक्यूमेंट बना कर देते, मगर ममता बनर्जी और टीएमसी को सिर्फ आपकी वोट से मोहब्बत है। आपके नाम अगर आज SIR में कट रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी टीएमसी पर भी आयद होती है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी और ममता और मोदी में कोई फर्क नहीं, ये सही मानों में एक दूसरे के भाई बहन है। बंगाल में अगर बीजेपी आई तो उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी है। यही ममता बनर्जी ने वाजपेयी हुकूमत बीजेपी का साथ देकर रेलवे की मंत्री बन गई, फिर उसके बाद चुनाव आए विधानसभा के तो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, इलेक्शन हार गई, दोबारा बीजेपी में जाकर वहां पर केंद्र में माइंस और मिनरल के मिनिस्टर बन गई। ओवैसी ममता को मुसलमानों का दुश्मन बताते हैं और बीजेपी बंगाल के लोगों को यह समझा रही है कि ममता हिंदुओं से नफरत करती है। आज जलपाईगुड़ी की रैली में अमित शाह ने कहा कि ममता हिंदुओं से झूठ कहती हैं, झूठ बोलती हैं, सनातन विरोधी ताकतों का साथ देती हैं। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में हुमायूं कबीर और ममता मिले हुए हैं, बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी बाबरी वाली साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। जलपाईगुड़ी टिम्बर और टूरिज्म के लिए जाना जाता था। ममता दीदी ने इसके अंदर चौथा टी जोड़ा, टीयर्स का टी, आंसुओं का टी। भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं पर ये ममता के गुंडों ने अत्याचार करा। 23 अप्रैल को ममता का हिसाब आप बरोबर कर दो, गुंडों का हिसाब हम बरोबर कर देंगे, हम बरोबर कर देंगे। और ममता दीदी, आपका चेला हुमायूं कबीर नाटक करने के लिए आपसे अलग हुआ है। वो बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो, ये बंगाल भारत में है,
बंगाल में किसी को बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे। ये कुछ लोगों को 4 शादी का परमिशन दिए हैं और कुछ को 1 शादी का। आप भाजपा सरकार बना लो दीदी लोग, किसी को भी 4 शादी नहीं करने देंगे। लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल का दुश्मन साबित करने में लगी हैं। वो अपनी रैलियों में दावा करती हैं कि बीजेपी आई तो बंगाल की संस्कृति को बर्बाद कर देगी, लोगों को खान पान पहनावे पर उसके पाबंदियां लगाएगी, मीट मछली की बिक्री बंद करेगी। और ममता बनर्जी का यह नैरेटिव ग्राउंड पर असर दिखा रहा है। ममता के दावे को झूठा साबित करने के लिए बीजेपी के कैंडिडेट्स हाथ में मछली लेकर कैंपेन कर रहे हैं। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी कैंडिडेट राकेश सिंह आज बंगाली नववर्ष पर पारंपरिक कपड़े पहनकर हाथ में मछली लेकर लोगों के बीच गए। राकेश सिंह ने कहा कि दीदी हर बार कुछ ना कुछ शिगुफा छोड़कर लोगों को बहका लेती हैं। इस बार माछ भात को इशू बना रही हैं। वो लोगों को ममता का सच बताना चाहते हैं, इसलिए मछली हाथ में लेकर आए। 2021 में माननीय मुख्यमंत्री एक व्हील चेयर का विक्टिम कार्ड खेली थी और अब ये विक्टिम कार्ड खेल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगा तो मछली खाना बंद हो जाएगा, मांसो खाना बंद हो जाएगा। तो आज हम बंगाल में रहते हैं तो आज एक पहला वैशाख में एक मैसेज दिया जाता है प्रभात फेरी का, तो प्रभात फेरी में भी मैसेज दिए हैं। पहला मछली मेरे घर से राकेश सिंह के घर में बनेगा, उसके बाद मेरे मोहल्ला में बनेगा, घर मेरे आस पड़ोस में बनेगा। लेकिन ये जो है झूठ है और मिथ्या है और ममता बनर्जी का एक विक्टिम कार्ड है। मछली बंद कर देगा एक सेंटीमेंट है, जो ये सेंटीमेंट झूठा है। अमित शाह ने कहा था कि वो बंगाल में 15 दिन रहेंगे। वो पिछले 3 दिन से लगातार वहां डेरा जमाए हैं। वो रोज 3 रैलियां करते हैं, रोड शो करते हैं। इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मोराल हाई है। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर भी अलग अलग अपनी ताकत लगा रहे हैं। लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस भी मैदान में है और सब के सब ममता बनर्जी के खिलाफ हैं। लेकिन ममता इन सारे दलों को बीजेपी का प्रॉक्सी, बंगाल का दुश्मन बताकर बंगाल के लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। इसका कुछ असर दिख रहा है। आइए अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया है। सम्राट चौधरी ने आज बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ भी ले ली। आज लोक भवन में गवर्नर सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को शपथ दिलाई। लेकिन नोट करने वाली बात यहां यह थी कि शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं में सिर्फ पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आए। पता यह लगा है कि अब सम्राट चौधरी 1 मई को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के दफ्तर पहुंचे और कामकाज संभाला। 2 घंटे में विभागों का बंटवारा भी हो गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने होम, एग्रीकल्चर, हेल्थ, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स समेत कुल 29 विभाग फिलहाल अपने पास रखे हैं। डिप्टी सीएम विजय चौधरी को वाटर रिसोर्सेज, माइनॉरिटी वेलफेयर, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और रूरल डेवलपमेंट समेत 10 डिपार्टमेंट मिले हैं। उन्हीं की पार्टी के दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजेंद्र यादव को फिलहाल एनर्जी और फाइनेंस समेत 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। पता चला है कि मंत्रिमंडल में किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट उन्हें मिलेंगे, इसका एक टेंटेटिव फॉर्मूला भी तैयार हो गया है। जानकारों के मुताबिक मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के 15 मंत्री होंगे, जेडीयू के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर समेत 17 मंत्री होंगे। इसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी को 2, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1-1 मंत्री पद मिलेगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलकर बिहार को तेजी से विकास के रास्ते पर लेकर चलेंगे। आज से ही बिहार के लिए काम शुरू कर दूंगा और बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला है। कामकाज संभालने के बाद सम्राट चौधरी के सोशल मीडिया प्रोफाइल में लिख दिया गया बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने भी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में खुद को पूर्व मुख्यमंत्री लिख दिया। इस बदलाव से बीजेपी खुश है, जेडीयू के नेता खामोश हैं और आरजेडी के नेता दुखी हैं। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। लिखा, बिहार के चुने हुए चीफ मिनिस्टर को हटाने का आपका मिशन पूरा हुआ। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को हटाकर सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बनने पर बधाई।
जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी वही मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण में बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं आया, कोई मुख्यमंत्री भी नहीं आया। इससे साफ है कि बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। सम्राट चौधरी को चोर दरवाजे से सीएम बना दिया गया। चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली बीजेपी का पहला सौगात है, जहां कि मुख्यमंत्री के बारे में ये नहीं पता है कि वो कितनी पढ़ाई उन्होंने की है, जिसके बारे में ये नहीं पता है कि उनका चाल चरित्र चेहरा पर जो पहले दाग जो लगा हुआ है उस पर उन्होंने कोई सफाई, कोई टिप्पणी नहीं दी है। लेकिन ये नई भाजपा है और इस भाजपा में ऐसे ही लोगों की चलती है और उन्होंने बिहार पर एक नया चेहरा थोपा है। भाजपा के स्वयं लोग नहीं आए थे आज, पूरे राज्य, पूरे देश के भाजपा का शायद ही कोई बड़ा लीडर आज आया है। कोई भाजपा का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दूसरे राज्य से भी नहीं आया है। तो एक दिखाता है कि जैसे 202 का मैंडेट पिछले दरवाजे से लिया गया था, उसी तरीके से सम्राट चौधरी को भी पिछले दरवाजे से भाजपा वालों ने मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि उनको मालूम है कि सम्राट चौधरी के नाम पर चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव तो नीतीश कुमार के नाम पर हुआ और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ। फैक्ट यह है कि प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव अब क्या कह रहे हैं इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हकीकत यही है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, सम्राट चौधरी को कुर्सी मिल गई। अब सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो बिहार में नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचें, कानून व्यवस्था ठीक रखें, विकास के काम आगे बढ़ाएं। आज उन्होंने यही वादा किया। चूंकि सम्राट चौधरी ने आज ही शपथ ली है और आज ही ऑपोजिशन ने उनकी आलोचना शुरू कर दी है, ये अच्छा संकेत तो नहीं है। अब बात पंजाब की। आज आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आई। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर अशोक मित्तल के घर और ठिकानों पर आज ईडी ने रेड की। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। उन पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन और विदेशी वित्तीय लेन देन में हेरफेर के आरोप हैं। ईडी ने अशोक मित्तल के पंजाब और गुरुग्राम के 8 परिसरों पर रेड की। अशोक मित्तल पर आरोप है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में विदेशी लेन देन में गड़बड़ी की गई है। छापेमारी की कार्रवाई जालंधर और फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, लवली ऑटोज और अशोक मित्तल के घर पर की गई। जैसे ही ईडी की रेड की खबर आई तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी ने पंजाब में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, वो भी टिपिकल मोदी स्टाइल में। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने भी भगवंत मान के ट्वीट को रीट्वीट करके मोदी सरकार को घेरा। सौरभ भारद्वाज और संजीव झा जैसे लीडर्स ने आरोप लगाया कि अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड राघव चड्ढा के कहने पर की गई है। ईडी की एक दबिश तो पड़ी थी राघव चड्ढा को भी, लेकिन उसमें इतना घबरा गया कि पार्टी से ही गद्दारी कर बैठा। और अब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और सूत्र ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा की बैठक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हुई और राघव चड्ढा इस रेड के पीछे, राघव चड्ढा के कहने पर ये रेड किया गया है। तो पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कई सूत्र पहले बताए, लेकिन आज जब हमने न्यूज चैनल में देखा कि राघव चड्ढा को सिक्योरिटी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो फिर लगा वो जो सूत्र था वो सूत्र बिल्कुल ठीक कह रहा था कि आज इसलिए राघव चड्ढा को ये सुरक्षा दी गई है ताकि वो इस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़े राघव चड्ढा को, तो राघव चड्ढा का उपयोग करे। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि ईडी की रेड सांसद के खिलाफ नहीं, एक व्यापारी के खिलाफ है। अशोक मित्तल की यूनिवर्सिटी पर SC/ST वर्ग के स्टूडेंट्स की फीस में गड़बड़ी का आरोप है। पंजाब सरकार एक्शन नहीं ले रही थी तो ईडी को कार्रवाई करनी पड़ी। ये रेड जो हुई है ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अशोक मित्तल के ऊपर नहीं हुई, ये रेड हुई है लवली यूनिवर्सिटी के प्रोपराइटर अशोक मित्तल के यहाँ। अगर उनके ही वियर्स बोथ द हैट्स, ही इज इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, डिप्टी लीडर राज्यसभा भी हैं, परंतु ये मत भूलें भगवंत मान जी कि ये इस यूनिवर्सिटी के प्रोपराइटर हैं जिसके अंदर 60,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके अंदर बड़ी संख्या हमारे SC वर्ग के बच्चों की है। 2 तारीख को अशोक मित्तल जी को बनाया जाता है डिप्टी लीडर,
9 तारीख को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट, उनका ऑब्जर्वेशन आती है कि 230 करोड़ रुपए का SC BC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का घपला, जिस मामले को लेके विजिलेंस डिपार्टमेंट पंजाब को ये केस रेफर किया गया था, आज 4 साल से ज्यादा समय होने के बाद भी उस पे इंक्वायरी छोड़ FIR भी दर्ज नहीं की गई। तो कोर्ट ने बड़ा सख्त ऑब्जर्वेशन की थी, या तो इस पे कार्रवाई करो वरना हमें कोई न कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तो ये जो ईडी की रेड है, मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि ये उस घपले को लेके जांच की जा रही है। 2 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा में राघव चड्ढा की जगह इन्हीं अशोक मित्तल को आम आदमी पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया था। इसके बाद पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की सिक्योरिटी वापस ले ली थी। आज केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी और आज ही अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी की रेड भी हो गई। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को बीजेपी पर इल्जाम लगाने का मौका मिला। आगे बढ़ते हैं। आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत पर स्टे लगा दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाने के बाद से गिरफ्तारी के डर से पवन खेड़ा भागे भागे फिर रहे थे। कुछ दिन पहले तक वो तेलंगाना में थे। उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट ने इंटरिम ट्रांजिट बेल दे दी थी, लेकिन असम सरकार ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। असम सरकार की तरफ से कहा गया कि अपराध असम में हुआ है, मामला भी असम में दर्ज हुआ है, ऐसे में तेलंगाना हाईकोर्ट अग्रिम जमानत कैसे दे सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि अगर पवन खेड़ा गुवाहाटी हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे इसमें रुकावट नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पवन खेड़ा ने गलत आरोप लगाए, इसलिए कानून का सामना तो उन्हें करना पड़ेगा। ट्रांजिट बेल एक्चुअली मेरा हिसाब से तेलंगाना कोर्ट नहीं दे सकता है, बिकॉज वो तेलंगाना का ना रेसिडेंट है ना क्या है। जो भी है, असम गवर्नमेंट ने इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, कानून अपना रास्ता लेगा। सर, राहुल गांधी बोला है कि इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो आरोप पवन खेड़ा ने लगाया। ऐसा 10 आरोप अगर मैं राहुल गांधी का ऊपर लगा दो, क्या राहुल गांधी यही बात बोलेगा? मेरा वाइफ और मेरा पासपोर्ट में जनताओं का सामने, आप लोगों का सामने रख दूंगा। क्या राहुल गांधी अपना पासपोर्ट हमारा सामने रखेगा? क्या राहुल गांधी देश को बताएगा वो कितना कितना देश में जाते हैं? तो राहुल गांधी को हर सालन ये बात बोलने का पहले याद रखना चाहिए कि वो भगवान नहीं है। आप जो बात पूछेगा वो बात मैं भी आपको पूछने का अधिकार है। तो ये बात ये नहीं हो सकता कि आप बोलेगा और मैं नहीं बोलूंगा। आपका भी पासपोर्ट आप लाओ दिल्ली का प्रेस का सामने, और मेरा पासपोर्ट और मेरा सारा परिवार का पासपोर्ट भी मैं लाऊंगा। अरे उनका पास क्या क्या वीसा है कौन मालूम है? मैं तो एक बात में बोला कि मेरा पास और मेरा परिवार का पास कोई गोल्डन वीसा नहीं है, सीधा बात। लेकिन उनका पासपोर्ट हम देखें तब मुझे मालूम पड़ेगा वो कहां कहां गया है। पवन खेड़ा को यह उम्मीद नहीं रही होगी कि हेमंता बिस्वा शर्मा उनके आरोपों पर इतनी गंभीरता से रिएक्ट करेंगे। अब वो छुपे छुपे घूम रहे हैं और हेमंता कह रहे हैं कि या तो पवन खेड़ा अपने आरोप साबित करें, वरना उन्हें जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि असम पुलिस पवन खेड़ा को पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। खबर अब उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नोएडा में पिछले 2 दिनों में हुई हिंसा की जांच SIT को सौंप दी है। अब तक इस मामले में 10 FIR दर्ज की गई हैं। 600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। RJD की 2 प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचना यादव के साथ साथ कांग्रेस के 2 नेताओं के खिलाफ भी केस दर्ज किए गए। प्रियंका भारती और कंचना यादव पर फेक वीडियोज शेयर करने, गलत जानकारी देकर लोगों को भड़काने का आरोप है। कांग्रेस से जुड़ी अनुश्री तिवारी और मीर इलियासी ने पुलिस की गोली से 14 लोगों की मौत की अफवाह फैला दी। पुलिस अब इन लोगों के खिलाफ जांच कर रही है। नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे पता लगा है कि नोएडा में मजदूरों को हिंसा के लिए उकसाया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे, कई सोशल मीडिया हैंडल्स क्रिएट करके अफवाहें फैलाई गई थी। नोएडा में हिंसा और आगजनी करने वालों में ऐसे लोग भी शामिल थे जो दूसरे राज्यों के हैं, नोएडा की कंपनियों में काम भी नहीं करते।
कुछ ऐसे लोगों की पहचान भी की हो चुकी है जो हिंसा से कुछ दिन पहले ही नोएडा आए थे, कोई फैक्ट्री ज्वाइन की और हिंसा में शामिल हो गए। पुलिस कमिश्नर ने आज साफ साफ कहा कि नोएडा में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ था, इसकी प्लानिंग की गई थी। ये बहुत स्वतः स्फूर्त लेबर आंदोलन नहीं था और इसको इंस्टिगेट करने के पीछे एक बड़ा सिस्टमाइज्ड ग्रुप अनऑफिशियली काम किया था और उसके कुछ हम लोगों को एविडेंसेस भी प्राप्त हुए हैं। ये जानकारी में आया है कि इस प्रदेश में नहीं, प्रदेश के बाहर भी अन्य राज्यों में भी जहां पर भी इस तरह के अनरेस्ट हुए हैं वहां पे इस ग्रुप के कई मेंबर्स की मौजूदगियां पाई गई हैं। इन सभी फैक्ट्स को हम अपने इन्वेस्टिगेशन में ला रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में हैं, बाकियों के लिए छापेमारी और तलाश जारी है। मौके से जो हमने अरेस्ट किए थे उसमें से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो हमारे जनपद में किसी भी यूनिट के लेबर नहीं हैं और कई जो है ऐसे बाहर रहे हैं और हाल के दिनों में यहाँ पर आए हैं। कुछ जगहों पर ऐसे भी लेबर्स हमने पाए थे और जिनको हमने हिरासत में लिया है जो पिछले 2-3 दिनों में ही जिन्होंने यूनिट ज्वाइन किया था और उसके पहले वो प्रदेश के बाहर कहीं पर काम कर रहे थे, सो कॉल्ड उन्होंने बताया है। कई जगहों पर ऐसे भी लेबर पाए गए हैं जिन्होंने पिछले 5-7 एक हफ्ते के अंदर ही अपनी कंपनी ज्वाइन की और उसके पहले वो बेरोजगार थे और प्रदेश के बाहर रहते थे। नोएडा में अब हालात ठीक हैं, कंपनियां खुल गई हैं, कर्मचारी भी काम पर लौट गए हैं, लेकिन पॉलिटिक्स अभी भी है। समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं का एक डेलीगेशन नोएडा भेजे गए। समाजवादी पार्टी के नेता मजदूरों से बात करके उनका वेतन बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जिसको नोएडा जाना है जाए, कर्मचारियों से बात भी करे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो कार्रवाई होगी। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए अगले दौर की बातचीत इसी हफ्ते हो सकती है। इसका संकेत खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। अमेरिका का ऑफर लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने आसिम मुनीर का स्वागत किया। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में जब ईरान और अमेरिका के बीच बात हुई थी तो भी आसिम मुनीर अमेरिका और ईरान के बीच मैसेंजर बना हुआ था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आसिम मुनीर अब अमेरिका का लेटेस्ट ऑफर लेकर ईरान पहुंचा है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज फिर कहा कि ईरान उनके साथ डील करने को लेकर बेकरार है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी कर दी है। ट्रंप ने कहा कि उनके इस कदम से चीन भी खुश है। उसने ईरान को हथियार सप्लाई न करने का वादा भी किया है। हालांकि मरीन ट्रैफिक ट्रैकर्स के डेटा के मुताबिक अमेरिका की इस नाकेबंदी के बावजूद पिछले 24 घंटों के दौरान हॉर्मुज के रास्ते चीन, पाकिस्तान और ईरान के भी 20 टैंकर्स पास हुए हैं। लेकिन फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उनकी नजर में ईरान के साथ युद्ध का दी एंड हो चुका है, बस फाइनल डील बाकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप से जब यह पूछा गया कि क्या युद्ध अब खत्म हो गया है, तो ट्रंप ने कहा कि उनके मुताबिक करीब करीब खत्म हो गया है। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमला किया तो इससे उबरने में ईरान को 20 साल लग जाएंगे, इसलिए वो अमेरिका से समझौता करने के लिए बेकरार है। वहीं अमेरिका की नाकेबंदी के जवाब में ईरान ने अब लाल सागर में ब्लॉकेड की धमकी दी है। IRGC के कमांडर ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के कमर्शियल जहाजों को हॉर्मुज से बाहर रोका तो फिर लाल सागर से तेल की सप्लाई भी बंद हो जाएगी। ईरान की इस धमकी का जवाब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने दिया। वैंस ने कहा कि ट्रंप ईरान के साथ कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी डील करना चाहते हैं और अब ईरान के साथ इतने सालों का टकराव है, उसे सुलझाने में कुछ वक्त तो लगेगा। Right now the ceasefire is holding. And what you're seeing is what the president wants to make, he doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. And what he's basically offering to Iran is very simple, and frankly, it's something that no president has had the ability to offer. He said that if you're willing to act like a normal country, we are willing to treat you economically like a normal country. He doesn't want a small deal. And that's one of the reasons why, one, I'd say in Pakistan, we made a ton of progress. But the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal where Iran doesn't have a nuclear weapon, Iran is not state sponsoring terrorism, but also the people of Iran can thrive and prosper and join the world economy. And that's the trade that he's offering. He's saying, if you guys commit to not having a nuclear weapon, we are going to make Iran thrive, we're going to make it economically prosperous, and we're going to invite the Iranian people into the world economy in a way they haven't been in my entire life.
And that's the kind of Trumpian grand bargain that the president has put on the table. Man, we're going to keep on negotiating and try to make it happen because it would be great for the world. It'd be great for our country. It'd be great for everybody. So I'm going to keep on fighting to make it happen. अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे कि ईरान और अमेरिका का सीज फायर जारी है और राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ एक बड़ी डील हो, छोटे मोटे समझौते नहीं चाहते वो। वैंस ने कहा कि ट्रंप का इरादा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कराने के साथ साथ ईरान की जनता की तरक्की का भी है, ताकि दुनिया भर का भला हो सके। ईरान वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ेगा तो उसकी जनता भी तरक्की करेगी। जेडी वैंस ने कहा कि ट्रंप की यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो लगातार संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन इसी बीच लेबनान में युद्ध विराम के लिए अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच भी मीडिएशन शुरू की है। वॉशिंगटन में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर के लिए मीटिंग कराई। इस मीटिंग में इजराइल और लेबनान के राजदूत शामिल हुए। मीटिंग की अध्यक्षता अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने की। रूबियो ने कहा कि लेबनान को हिजबुल्ला और ईरान के आतंक से आजाद कराना जरूरी है, लेकिन यह दुश्मनी 30 साल पुरानी है, एक मीटिंग में मसला हल नहीं होगा। यह पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है कि अमेरिका और ईरान के बीच सेकेंड राउंड की बातचीत होने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि ईरान लेबनान पर इजराइल के हमले बंद कराने की शर्त रख चुका है, अमेरिका ने लेबनान और इजराइल की मीटिंग भी करा दी। राष्ट्रपति ट्रंप भी जल्द से जल्द अब इस जंग से निकलना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका में उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। तो उम्मीद करें कि अब कोई रास्ता निकलेगा और यह जंग खत्म होगी। कल सरकार पार्लियामेंट में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पेश करेगी और कल से इस पर चर्चा भी शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने बंगाल में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों पर कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर कल से 2 दिन तक ईवीएम की जांच की जाएगी और डीए में बढ़ोतरी में देरी के खिलाफ केंद्रीय कर्मचारी कल देश भर में प्रदर्शन करेंगे। आज की बात में इतना ही।